बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम लाजवाब होंगे। सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके प्री बोर्ड्स के लिए कंटिन्यूअस क्लासेस हो रही हैं। हमने शाम में भी क्लास करी और अभी हम लोग मॉर्निंग में भी क्लास करने वाले हैं। एंड बच्चों, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस चैनल पे पढ़ करके आप जो है बोर्ड में करने वाले हैं टॉप। क्योंकि बच्चों ये एक बार की बात नहीं है, हर साल जो है स्टेट टॉपर निकलते हैं, हर साल टॉपर निकलते हैं। और बच्चों अब बारी है आपकी। तो बच्चों आप सभी का काम बस इतना सा है कि जितनी भी क्लासेस आ रही हैं वो बस आप कंटिन्यूअस देखते जाइए और सारी क्लासेस अटेम्प्ट करने के बाद आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से आपका लेवल जो है कहां से कहां पहुंच चुका है। एंड आप लोग जो अभी फेस करते हो कि मुझे क्या पढ़ूं, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत वीक हूं, है ना, पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, कहां से स्टार्ट करना है, तो उन सारी चीजों की चिंता आप अपने टीचर्स पर छोड़ दीजिए। बस आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जो है हर एक आने वाली क्लास को देखना। तो कोई भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। तो अगर बच्चों आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, आपको सारे के सारे जो है सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली हैं। तो जा करके हर एक जो है सब्जेक्ट की क्लासेस देखिए। एंड बच्चों आपकी जो कंप्लीट तैयारी है, संपूर्ण बेटा कक्षा 12 की जो तैयारी है वो आपके अपने चैनल पर कराई जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की जो है क्लास, उसको स्टार्ट करते हैं। सो अरुण भैया एक बार लगा दो जरा हमारी पीपीटी। सो थैंक यू सो मच। सो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले 3 चीजें आपको बोलना चाहूंगी। सबसे पहली चीज कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस अभी करवाने वाली हूं, एक बार वन टाइम, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि भाई जो है आप इसको जो है क्या बोलते हैं कि ये करना ही करना है। एक बार, एटलीस्ट एक बार बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि आप इस क्लास को 2 घंटे देखने वाले हो या एक एक क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है, कितनी देर आप बैठने वाले हो। पर बच्चों एक बस वादा मुझसे कर लो कि मैम मैं इस क्लास का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करूंगा। यानी कि आपको बेटा जी कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है। उसका कारण क्या है बेटा? बेटा उसका कारण यह है कि आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूं वो सारे ही बोर्ड में पूछे गए हैं, है ना। तो बेटा जी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सारे प्रश्नों को बेटा आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। प्लीज कॉपी पर इस क्लास के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एंड बच्चों थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब इस क्लास को देख रहे हैं या जितने बच्चे इस क्लास को बाद में देखेंगे या आप कभी भी अगर इस क्लास को देखोगे तो याद रखना कि इस क्लास को देखते वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे जो है शब्दों पर होना चाहिए, जो पीपीटी पर लिखा हुआ है उस पर होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर इतना आपने कर लिया तो आप पाओगे कि आपके पेपर में आपको सब कुछ आता होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। तो यानी कि आपको बेटा करना क्या है, फुल फोकस के साथ बेटा क्लास में बैठना है, राइट। फुल फोकस के साथ बेटा आज की क्लास को आप अटेंड करेंगे। तो एक बार जल्दी से फटाफट से फायर इमोजी लगा दीजिए सब लोग, राइट। एक बार जल्दी से फायर इमोजी लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एंड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस क्लास को आप जब भी एग्जाम हो, एग्जाम के एक दिन पहले, यानी कि बच्चों देखो वैसे तो मैं क्लासेस लेकर के आऊंगी, बट आपका पेपर चाहे कभी भी हो, एग्जाम के एक दिन पहले ये बेटा जो क्लास है ये मस्ट वॉच है ना बेटा। ये क्लास कैसी है बेटा? ये क्लास जो है मस्ट वॉच क्लास है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है सारे हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक ऐसा सवाल जो कंटिन्यूअस पूछा गया है आपके जो है पेपर में,
और आप देख सकते हैं ये आपके पेपर के ही बेटा जो है पूछने का तरीका है, कितनी बार जो है ये सवाल बेटा किस किस तरह से पूछा गया है। बच्चों, पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र जो है बनाइए और कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो बच्चों अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है जरा समझते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है और बच्चों पूर्ण तरंग बेटा दृष्टिकारी क्या होता है। जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं बेटा, ये हमारा क्या है बच्चों, ये बेटा जो डायग्राम है हमारा, ये बच्चों जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का है। बिकॉज इसके पास क्या है बच्चों, हमारे पास दो जो है क्या लगे हुए हैं, दो जो है डायोड लगे हुए हैं, D1 D2, राइट। तो यहाँ पर जो है अर्ध तरंग भी लिख लेना और पूर्ण तरंग भी समझा दे रही हूँ, दोनों समझा दे रही हूँ, क्योंकि बेटा जी अर्ध तरंग में और पूर्ण तरंग में बस एक ही डिफरेंस होता है, वो मैं आपको एक ही डायग्राम समझा दूंगी कि पूर्ण तरंग में क्या होगा, आपके दो डायोड लगे होते हैं और अर्ध तरंग में क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायोड होता है। तो सबसे समझते हैं कि दृष्टिकारी क्या होता है। बेटा दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो बेटा जी हमारे पास उपकरण है उसको हम बोलते हैं दृष्टिकारी, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। तो अगर रेक्टिफायर करके पूछा जाए तब भी आपके पास आंसर होना चाहिए। तो हम करते क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक जो है ट्रांसफॉर्मर की सबसे पहली कुंडली है, मान लीजिए L1। तो जो भी हमारे पास निवेशी मतलब क्या होता है कि जो हम प्रत्यावर्ती धारा इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है बेटा, जिस करंट को हम चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमारी प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ रखा है प्राथमिक कुंडली L1 के साथ। ये है ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली, जिसके साथ हमने जो है जोड़ रखे हैं दो डायोड D1 और D2। अगर हमारे पास क्या होगा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी होगा तो हम सिंगल डायोड लगाएंगे, राइट, सिंगल जो है पीएन डायोड लगाएंगे। और बच्चों जो ये आपको निर्गत वोल्टेज दिख रहा है R, ये निर्गत वोल्टेज क्या है बेटा, इसी R से हमें क्या मिलने वाला है, हमारा कन्वर्टेड वोल्टेज हमें मिलने वाला है, राइट। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ, बाकी एग्जाम में लिखना कैसे वो मैं आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास बच्चों जो ट्रांसफॉर्मर एक कुंडली L1 है या फिर T भी मान सकते हो, इस बेटा L1 को हमने जोड़ा है निवेशी प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज से, यानी कि जो हमारे पास करंट आ रही, एसी करंट आ रही है बेटा जी। अब क्या होगा, जो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली है ये जुड़ी हुई है किससे, पीएन डायोड से, राइट। अर्ध तरंग में क्या होगा, अर्ध तरंग में होगा ये कि प्रथम अर्ध चक्र में, पहले आधे चक्कर में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आधे चक्कर में जो है बेटा करंट फ्लो होगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले आधे चक्कर में क्या होगा बेटा, ये अग्रदिशिक की भांति व्यवहार कर रहा होगा और बच्चों इससे करंट फ्लो होगी। अगले आधे चक्कर में क्या होगा बेटा, ये पश्च दिशिक की भांति व्यवहार कर रहा होगा और जब ये पश्च दिशिक की भांति व्यवहार करेगा तब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब कि हमें बेटा अर्ध तरंग में आउटपुट कैसे मिलेगा, हमें अर्ध तरंग में बेटा जी सिर्फ और सिर्फ जो है क्या मिल रहा होगा, इस प्रकार का आउटपुट मिल रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर से ही हमें जो है आउटपुट मिल रहा है। अगला आधा चक्कर तुम्हारा वेस्ट ही जा रहा है, क्योंकि जो डायोड है वो तो पश्च दिशिक हो जा रहा है, राइट, उत्क्रमित हो जा रहा है। अब बच्चों बात करते हैं पूर्ण जो है दृष्टकारी में। बेटा जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है उसमें क्या होगा, हमारे पास दो डायोड होंगे। तो पहले आधे चक्कर में क्या होगा, जो डायोड D1 है इससे करंट फ्लो होगी। पहले आधे चक्कर में क्या होगा, डायोड D1 से करंट फ्लो होगी और हमें R वोल्टेज पर बच्चों क्या दिखाई देगा, जो निर्गत वोल्टेज है बेटा उसमें हमें कुछ इस प्रकार से बेटा जो है वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज दिख जाएगा। और बच्चों पहले आधे चक्कर में क्या होगा, जो D2 है वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, D2 बेटा जो है ये बिहेव कर रहा होगा पश्च दिशिक की भांति, यानी कि बेटा जो ये D2 है इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। अगले आधे चक्कर में क्या होगा, जो D2 है वो बेटा जी कैसे बिहेव कर रहा होगा, अग्रदिशिक की भांति बिहेव करेगा। अग्रदिशिक में बिहेव करेगा मतलब कि बच्चों क्या होगा, हमें वापस से
धारा प्राप्त हो जाएगी और जो D1 है वो पश्च दिशा की भांति व्यवहार कर रहा होगा। तो बेटा यही आप जो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है कि निवेशी सिग्नल का प्रथम अर्धचक्र की वजह से क्या होगा, द्वितीय कुंडली का सिरा धनात्मक होगा और इस प्रकार से D1 अग्र अभिनत होगा, D2 क्या होगा, उत्क्रम अभिनत होगा और D1 से करंट जो है निकल रही होगी। सेम पुनः क्या होगा बच्चों, आधे चक्कर के बाद क्या होगा बेटा, बच्चों आधे चक्कर की बात होगा ये कि जो हमारा D2 है वो अग्र अभिनत की भांति कार्य कर रहा होगा, D1 उत्क्रमित हो चुका होगा और इस प्रकार से बच्चों हमें क्या होगा बेटा जी, दृष्ट धारा में प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हमने इस प्रकार का जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक दिशिक वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ है और ये बच्चों हमें क्या मिल गया, ये बेटा जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम प्राप्त हो गया। सेम अगर अर्ध तरंग के लिए चाहिए होता तो क्या होता बच्चों, ये बेटा हाफ हाफ हमको दिख रहा होता क्योंकि उसमें तो केवल एक चक्कर में ही मिल रहा है। तो ये बच्चों पूरा 5 नंबर का सवाल था जो आपसे पूछा जाएगा, 5 मार्कर क्वेश्चन है और इस 5 मार्कर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत बार पूछा गया सवाल है और बच्चों ये भी लॉन्ग आंसर ही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सुबह सुबह का टाइम है और इसलिए ही मैंने आपको बोला कि जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की सुबह सुबह आपको ये क्लास ऑलवेज देख करके जानी है क्योंकि ये जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये मैं आपको इस क्लास में दे रही हूँ। आपका 1 नंबर का जो है तैयारी, 2 नंबर का तैयारी, 3 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाता है, लॉन्ग आंसर की तैयारी नहीं हो पाता है और लॉन्ग आंसर के लिए ही ये क्लास है। और इसके बाद आपका क्या होगा, पूरा पेपर आपके हाथ में होगा, पूरा पेपर आपके दिमाग में होगा। चलिए बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इसकी संरचना और उपयोगिता क्या है, शीतलक और मंदन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज, नाभिकीय रिएक्टर किस जो है क्रिया पर काम करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास यूरेनियम 235 का एक भारी नाभिक होगा जिसको हम हल्के नाभिकों में तोड़ रहे होंगे और जब भी क्या होगा, कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो ऑलवेज क्या होती है, उससे एनर्जी निकलती है, राइट। तो बच्चों इसी चीज को हमें जो है इस नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले है नाभिकीय ईंधन। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरेनियम 235 का, फिर बेटा पोलोनियम 239 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाभिकीय ईंधन को बेटा हम क्या करेंगे, बेटा नाभिकीय ईंधन जो है बच्चों वो छड़ों के रूप में होता है और इसे हमें एल्यूमिनियम पात्र में बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ईंधन कौन सा हो गया, यूरेनियम 235 और पोलोनियम 239। सही है, छड़ों के रूप में होगा। ये बेटा आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार से छड़ें बना रखी हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर आएंगे बेटा। अब है मंदक। बच्चों मंदक का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, नाम से स्पष्ट है, स्लो डाउन करने वाला। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नाभिकीय विखंडन होता ही किस पर बेस्ड है, नाभिकीय विखंडन के लिए आपको न्यूट्रॉन चाहिए। जब न्यूट्रॉन आएंगे तभी तो बेटा जी क्या होगा, तभी तो नाभिकीय विखंडन हो पाएगा ना। तो अब हमें करना क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है उनको स्लो करने के लिए, बेटा मंद करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मंदकों का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों मंदक के रूप में हम क्या करते हैं, बेटा भारी जल ग्रेफाइट्स आदि का इस्तेमाल करते हैं। बेटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है भारी जल का, बेटा H2O आपका नॉर्मल जल होता है और अगर H2O की जगह हम क्या लिख दें, D2O लिख दें, तो D2O क्या बन जाएगा, D2O आपका भारी जल बन जाएगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हम जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल का, जिसका काम होता है न्यूट्रॉनों को मंद करने का। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास बेटा जो ईंधन तत्व है बेटा उनके बीच में ही हम क्या करेंगे, बच्चों उनके बीच में ही हम मंदक को भर देंगे। आप देख सकते हो कि हमने बीच में बेटा जो है स्पेस दिया हुआ है, छड़ों को दूर दूर रखा गया है, तो इसी बेटा बीच में क्या भरा होगा, यही मंदक ही तो भरा होगा ना भाई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, बेटा अगला है नियंत्रक छड़े। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है कि नाभिकीय विखंडन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, बेटा नाभिकीय विखंडन एक जो है
चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बस अगर एक बार ये शुरुआत हो गया इसका, एक बार शुरू होने के बाद ये रुकती नहीं है, थमती नहीं है। तो अब हमें करना क्या होगा, अगर बच्चों जो है ये रिएक्शन रुकेगी ही नहीं तो फिर तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो है नाभिकीय रिएक्टर उड़ सकता है, पूरा पूरा परमाणु भट्टी खत्म हो सकती है, नष्ट हो जाएगा, पूरा सेटअप ही नष्ट हो जाएगा, राइट। और बच्चों इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम चाहते हैं कि इस अभिक्रिया को हम, जब हमें लगे कि ताप ज्यादा हो गया है तब हम क्या कर देंगे, हम इसको रोक लेंगे। तो नाभिकीय रिएक्टर में हम क्या करेंगे, इस विखंडन की अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस लिए काम होती हैं, कौन करवा रहा है नाभिकीय विखंडन, बताओ, न्यूट्रॉन करवा रहा है। तो अगर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल सेम बात हमने क्या किया, हमने कैडमियम या बोरॉन की छड़ों को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हमें लगा कि यार जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अभी तो ये जो अभिक्रिया है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, हम क्या करेंगे बेटा, इन जो छड़े हैं इनको, कैडमियम की छड़ों को इंसर्ट कर देंगे बेटा। इनको बेटा क्या कर देंगे बेटा, इन छड़ों को जो है हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन छड़ों का इस्तेमाल करके हम न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे। और जैसे ही न्यूट्रॉन अवशोषित होगा वैसे ही क्या होगा बेटा, वैसे ही जो है हमारी जो अभिक्रिया है बेटा वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। रिएक्शन इस प्रकार से दी हुई है। लेट्स सपोज हमारे पास बोरॉन है, हमने क्या किया बेटा, तो ये बोरॉन क्या करेगा, ये बोरॉन जो है इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा और क्या बना लेगा, 2He4 और बेटा लिथियम बना लेगा। तो इस प्रकार से बेटा हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टर की दीवारों में बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, छेद बना देते हैं। छेद में क्या करें, नियंत्रक छड़ें लगाई हुई हैं। जैसे ही अंदर का तापमान बढ़ा, जैसे हमको लगा कि यार ये तो आउट ऑफ जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन नियंत्रक छड़ों को इंसर्ट कर देंगे, घुसा देंगे बच्चों। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगी और जैसे ही न्यूट्रॉन को अवशोषित करेंगी वैसे ही क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है कंट्रोल में हो जाएगी। और इस प्रकार से बच्चों हम इस विखंडन क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शीतलक। बच्चों नाभिकीय विखंडन की क्रिया में क्या होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को हम अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं बेटा, शीतलक का इस्तेमाल करते हैं। और जिसका बेटा जिसके रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, भारी जल या द्रव सोडियम को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। इसका काम किस लिए किया जा रहा है, इसका काम किया जा रहा है अवशोषित ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में कर रहे हैं। ये क्या कर रही है, अवशोषित ऊष्मा, ये बेटा क्या कर रही है, शीतलक के द्वारा ऊष्मा को भाप में बनाया जा रहा है। और यही भाप हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो बेटा ये आपकी क्या थी बच्चों, ये बेटा जो है आपका पूरा का पूरा हम कह सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर की संरचना है। और बच्चों आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता है शीतलक के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, किसका इस्तेमाल करें, भारी जलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, है ना। और बच्चों इसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई जो है आप जो है मंदक रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो बेटा तब भी आप बता दोगे कि भाई मंदक के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो है भारी जल का, ग्रेफाइट का, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं रेडियो आइसोटोपों के उत्पादन में, इसके बाद अधिक पैमाने पर जब हमें ऊर्जा का उत्पादन करना होता उसमें करते हैं, अनुसंधान के कार्य में करते हैं, और जो है जलपोतों और वायुयानों आदि के नोदन में इसका काम किया जाता है, राइट। चलिए अब बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना है। आइए आगे बात करते हैं बेटा जी, बहुत बार पूछा गया सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हो आज की क्लास का हर सवाल आपका लॉन्ग आंसर ही है। और बच्चों इन आंसर को तैयार करने पर आपका अपने आप ही जो है अगर यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया, इस टॉपिक को अगर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया गया तब भी आप कर ले जाएंगे। तो इन प्रश्नों को बेटा आप खुद समझ सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप अभी भी इन प्रश्नों को तैयार करके नहीं जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप बेटा सिर्फ और सिर्फ पास होकर के आएंगे। आप अगर 70 में 70 का उम्मीद कर रहे हैं बेटा तो वो संभव नहीं, और आप पाओगे कि जिस दिन आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे होगे तब भी मैं आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार करवा रही होंगी बेटा, क्योंकि ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए सुबह सुबह का समय है ना,
और आप इस क्लास को बेटा पूरे मन से देखिए, लर्न करिए, इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, खुद से भी जो है नोट करके देखिए, है ना, और बच्चों जो है अच्छे से पेपर में लिख करके आइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है और कह रहा है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर और पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति को समझाइए। इन श्रेणियों में कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है? बहुत ही प्यारा सवाल है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें ऊर्जा स्तर को देखना है। सबसे पहली चीज, हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त हुआ? तो बेटा हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था, इसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन की जो गर्म वाष्प थी, हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को हमने क्या किया, हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा और बेटा हमने इसके ऊपर क्या किया बेटा, और इससे उत्सर्जित होने वाले जितने भी विकिरण थे उनको स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित कराया। और हमने जब स्पेक्ट्रोमीटर के बेटा छिद्र पर आपतित करवाने के बाद देखा तो इस स्पेक्ट्रम की बेटा हमें क्या मिल रही थी बच्चों, बेटा इस स्पेक्ट्रम की अपने को पर्दे पर बेटा पर्दे की काली पृष्ठभूमि पर कई हमें जो है चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही थी। अब जब इन रेखाओं को हमने देखा तो बेटा ये रेखाएं जो हैं 5 श्रेणियों में बांटी गई हैं। फिर से सुनना, हमने क्या किया बेटा, हमने जो है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच की एक पात्र में रखा और उससे जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण थे उन विकिरण को स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर रखा और इस प्रकार से हमने काली पृष्ठभूमि पर बहुत सारी चमकीली रेखाएं प्राप्त करी। जो ये चमकीली रेखाएं हैं बेटा, इन्हीं को हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा सबसे पहली चीज यहाँ पर हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है बेटा, उत्सर्जन का मतलब क्या होगा, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, पहली चीज जब भी कोई भी परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो बेटा जी हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन में ऑलवेज क्या होगा, उत्सर्जन में ऑलवेज बेटा हाई से हम लो में आ रहे होंगे। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से बेटा जी निम्न ऊर्जा स्तर पे आ रहे होंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास बच्चों श्रेणियों का जो क्रम है वो इसी प्रकार से है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। बच्चों टोटल हमारे पास 5 श्रेणियां हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। बेटा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइमन और बामर, बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, अब बच्चों लाइमन बेटा जी हमें कब प्राप्त होगी, बेटा लाइमन हमें कब प्राप्त होगी, बेटा लाइमन श्रेणी में तब प्राप्त होगी जब बच्चों क्या होगा, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से क्या आ रहा होगा, प्रथम निम्नतम ऊर्जा स्तर पे आ रहा होगा। कहां से आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से सबसे पहले वाले में आएगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर पे आएगा। तो बेटा जी हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी, लाइमन प्राप्त होगी। बेटा दूसरी कौन है बच्चा, सेकंड है बामर, है ना, सब सेकंड बेटा कौन है, बामर। बच्चों बामर हमें कब प्राप्त होगी बेटा, बामर हमें तब प्राप्त होगी जब बेटा हमारा जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय बेटा जी क्या हो रहा होगा, बेटा सेकंड ऊर्जा स्तर पे आ रहा होगा। तो बच्चों में कैसा प्राप्त होगा, तब बेटा हमें जो है बामर श्रेणी प्राप्त हो रही होगी। तीसरा है बच्चों पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी कब प्राप्त होगी, जब परमाणु का बेटा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा होगा। सेम ब्रैकेट कब प्राप्त होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में। बेटा फुंड कब प्राप्त होगा, जब बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आ रहा होगा बेटा जी इलेक्ट्रॉन, तब हमें फुंड प्राप्त होगा। राइट, तो बच्चों लाइमन में उच्च ऊर्जा स्तर से सबसे न्यूनतम यानी कि पहले नंबर पे, बेटा बामर में क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा होगा। बेटा जो है पाश्चन कब प्राप्त होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से जब तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। ब्रैकेट कब प्राप्त होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर पे आएगा। और फुंड बेटा उच्च से 5वें पर। हमको इसके 5 तक ही तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइमन, बामर, पाश्चन। ठीक है बेटा ब्रैकेट और फुंड का तो आज तक जो है पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, एक आध बार कहीं गलती से पूछ लिया गया था, सालों पहले तो पूछ लिया गया है, बल्कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है लाइमन, बामर, पाश्चन। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा,
स्पेक्ट्रम बनाना बहुत ही आसान है ना। इस प्रकार से आप बना लोगे आराम से, ठीक है। तो आपने क्या किया, कोई भी जो है अनंत मान लो जो है आपने ये बहुत सारे ऊर्जा स्तर है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है 6 तक बना लो। 6 तक क्यों बना लो, क्योंकि भैया अपने को 5 तक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, उच्च से पहले में, ठीक है, सारे ऊर्जा स्तर से एक एक बार बेटा जी आप बना लोगे लाइन खींच करके, तो ये क्या हो गया, लाइमन श्रेणी हो गई। सेम जब दूसरे तक लाओगे, ओनली सेकेंड तक आएंगी सारी बेटा जो है लाइनें, तो हम उसको बोल देंगे बामर श्रेणी। सेम जब तीसरे तक आएंगे तो उसको बोल देंगे पाषाण श्रेणी। बेटा चौथे तक तो बामर ब्रैकेट श्रेणी, देन फुंड श्रेणी, ठीक है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास बच्चों जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों की तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। और उस फॉर्मूले का बेटा वो फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। जहां पर बच्चों n1 क्या होगा, जहां पर वो आ रही है, जैसे लाइमन श्रेणी, तो अपने को पता है कि लाइमन श्रेणी में तो निम्नतम ऊर्जा स्तर तक ही आना है। अब वो चौथे से आ रही तो यहाँ पर n2 की वैल्यू चौथा हो गई, तीसरे से आ रही तो n2 की वैल्यू तीसरी हो गई, दूसरे तक तो दूसरी हो गई, यानी कि पहले तक ही आ रही है। तो n1 की वैल्यू लाइमन के लिए क्या हो जाएगी, n1 की बेटा जो वैल्यू है बच्चा वो लाइमन के लिए कितनी हो जाएगी, बेटा वो तो 1 ही हो जाएगी। बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, राइट। अब बच्चों सेम चीज आप क्या देख सकते हो बेटा, सेम चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेटा जो n2 की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, दूसरे से। कहाँ से आ सकता है, दूसरे से तो पहले में आ सकता है ना। तो बेटा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो n2 है ये 2, 3, 4 हो सकता है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइमन श्रेणी की रेखाएं हैं बेटा, वो हम क्या बोलते हैं, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। किस में प्राप्त होती हैं, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं बामर श्रेणी की। बच्चा जो बामर श्रेणी है, ठीक है बच्चों, हमारे पास कौन है, जो बामर श्रेणी है। सेम फॉर बामर श्रेणी, सेम फॉर बेटा बामर श्रेणी कि जब परमाणु क्या करेगा, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आएगा, सेकेंड ऊर्जा स्तर में आ रहा है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में आ रहा है, यानी कि जब वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर 2 हो जाएगी, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो किस भाग में प्राप्त होंगी, दृश्य भाग में प्राप्त होंगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछता है कि कौन सी रेखाएं दृश्य भाग में पाई जा रही हैं, बामर श्रेणी की जो रेखाएं हैं वो दृश्य भाग में प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो जब परमाणु कहां पर आ रहा है, सेकंड वाले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो बेटा अपने को जो रेखाएं प्राप्त हो रही है उन्हें हम बामर श्रेणी की रेखाएं कह रहे हैं। सेकेंड चीज, ये रेखाएं कहां पर प्राप्त होती हैं, दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। अब इनका फॉर्मूला अगेन बहुत ईजी है, 1/λ इक्वल्स टू r 1/2 स्क्वायर। कहां पर आई है ये, मिनिमम सेकेंड पे आएंगी। अब सेकेंड पर कहां से आ सकती है, तीसरे से आएगी ना, तीसरे से ही दूसरे पे आ सकती है, बाकी तो मिनिमम कहां से आएगी, तीसरे से दूसरे पे, चौथे से दूसरे पर, पांचवे से दूसरे पर। तो यहां पर बच्चों ये n का मान कहां से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, ठीक है। सेम पाषाण बच्चों, पाषाण के लिए क्या था कि जब रेखाएं किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आएंगी, तो थर्ड वाले में आई हैं। अब थर्ड पे कहां से आ सकती है, चौथे से तो आएगी ना, मिनिमम तो चौथे से आएगी, चौथे से तीसरा, पांचवे से तीसरा, छठवे से तीसरा। तो इस प्रकार से इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल्स टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सेम फॉर बेटा ब्रैकेट में कहा, बेटा ब्रैकेट में कब प्राप्त होगा, जब हम किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे पे आएगी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फुंड पांचवे पे तो क्या हो गया, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यानी कि n1 क्या है बेटा, जहां पर आना है, जिस ऊर्जा स्तर पर हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो लाइमन में पहले पर आएगा, बामर में दूसरे पर आएगा, बेटा पाषाण में तीसरे पर आएगा, ब्रैकेट में चौथे पर आएगा, फुंड में पांचवें पर आएगा, राइट। क्या ये पूरा ऊर्जा स्तर तैयार हो गया। एक बार बेटा इसका डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा बहुत आसान लग रहा होगा, पर बच्चों एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप पेपर सॉल्व करते हो, है ना, प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक है, और उस टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि हमसे डायग्राम सही नहीं बनता। हो सकता है कि आप जो है ना सारी रेखाओं को मिक्स कर दे रहे हो,
ठीक है। हो सकता है उस टाइम पर आपको याद ना आ रहा हो कि हम 0 से तो नहीं लेने वाले, तो बच्चों बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, रफली बना के देख लेना, पर खुद से बना के अभी जरूर देख लेना, क्योंकि बच्चों पेपर में जब आएगा पहली बार बनाओगे तो कॉन्फ्यूज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक बार एटलीस्ट बना के जाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आगे बेटा बढ़ते हैं। अगेन जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, ये बेटा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बोर्ड के बेटा वो सवाल है जिनके बिना बोर्ड का पेपर अधूरा है। और अगर आपने इन प्रश्नों को इग्नोर कर दिया तो बेटा जी फिर आप मान लीजिए कि आपने बोर्ड में टॉप करने के लिए जो कंटेंट चाहिए आपको, वो आपने मिस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का 2 नंबर का जो इजी आपको कंसेप्ट लग रहे हैं, जिनको पढ़ के आप खुश हो जा रहे हैं, वो तो हर कोई तैयार कर रहा है। पर आप जिन टॉपिक्स को छोड़ रहे हो, गाइस जस्ट इमेजिन कि हम एवरेज क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हम वो टॉपिक्स छोड़ दे रहे हैं जो हमें आसान लग रहे हैं, जो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं। और आप सोचो कि जो बच्चा टॉपर बनने वाला है वो इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके जा रहा है, वो इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके जा रहा है। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो बेटा आप बनेंगे टॉपर, और आप देखिएगा कि किस प्रकार से 90% तक के बेटा जो है आप आराम से हंसते हंसते नंबर के हकदार हो गए। तो चलिए एक ऐसा सवाल जो बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए, और कह रहा है इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल, बहुत ही ज्यादा बेटा प्यारा सवाल है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ क्या है और इसके नियमों को आपको समझाना है। बेटा सबसे पहली चीज, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का बेटा मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी फोटोन, जब भी कोई मान लो प्रकाश किसी जो है धातु की सतह पर आपतित करवाया जाता है तो उससे फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सुनिएगा वापस से, जब भी प्रकाश ठीक है किसी धातु की सतह पर आपतित करवाया जाता है तो उससे फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वापस से सुनना, हमारे पास एक बेटा मेटल है, मेटल की सतह है यानी कि धातु की सतह है, उस पर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जैसे ही प्रकाश आएगा उससे फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जो यह घटना है, यह घटना क्या कहलाई जा रही है, इसी को हम बोल रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो बच्चों ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये डिपेंड किस पर कर रहा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, राइट? सोचने वाली बात है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं, वो कैसे निकलेंगे, कितनी तीव्रता का प्रकाश होना चाहिए, है ना, मतलब क्या होना चाहिए, क्या क्या नियम है इसके, ठीक है, ये हम देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, किसी भी धातु की सतह से जो बेटा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर है ना बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर का मतलब क्या होता है कि उससे कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बेटा ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, ये निर्भर करता है उस सतह पर गिरने वाली प्रकाश की तीव्रता के। तो यहां से आपको एक बात और समझ में आ गई कि जितनी ज्यादा क्या होगा बेटा जी, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा उत्सर्जित होंगे। प्रकाश उत्सर्जन की जो दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रकाश जो गिर रहा है, गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रही है। सॉरी। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, प्रकाश किसी भी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है बेटा वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उसी के विपरीत बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट,
जो हमारे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है बेटा वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो बेटा गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, अब इलेक्ट्रॉनों की बेटा जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम बेटा गतिज ऊर्जा है वो भी आप जो है बढ़ती हुए पाएंगे। आगे बच्चों, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो उससे क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी बेटा एक न्यूनतम आवृत्ति है ना जिसको हमने फिक्स कर रखा है, हर एक धातु के लिए वो अलग अलग होगा। अगर उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप डालते हैं तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। वह न्यूनतम आवृत्ति बेटा जिस आवृत्ति का प्रकाश डालने से उससे जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है, उससे ही क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। तो अगर दहली आवृत्ति पूछ ली जाती है तो आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि दहली आवृत्ति क्या है बेटा? दहली आवृत्ति और कुछ नहीं बल्कि वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं दहली आवृत्ति। और दहली आवृत्ति का जो मान होता है वह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। धातु की सतह पर प्रकाश गिरने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, समय पश्चता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। भाई ऐसा नहीं कि तुमने डाला है प्रकाश अभी उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन सोच रहा है यार अभी आलस आ रहा है, अरे यार अभी मन नहीं लग रहा, अरे यार अभी बाबू से बात करनी, उसको ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम पर उसको प्रॉपर आवृत्ति का प्रकाश मिल गया वैसे ही बेटा वो क्या करेगा? बेटा वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सतह से। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप मान लीजिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की बेटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो यही है। यही बेटा पूरी जो है 2-3 किताब के पन्नों को मैंने 5 पॉइंटर में समेट दिया है। यही 5 पॉइंटर आप मान लीजिए बेटा आधार हैं। सबसे पहला कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की बेटा जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा आप बेटा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से हमारी जो गतिज ऊर्जा है वह भी अधिकतम होती जाती है। चौथा, अगर आप क्या कर रहे हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दहली आवृत्ति से कम जो है, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। दहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश पड़ने से हमारी धातु की सतह से क्या होते बेटा? धातु की सतह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे ही कहते हैं दहली आवृत्ति। राइट, ओके। देन बच्चों मार्क करते हैं धातु की सतह पर प्रकाश गिरने और धातु की सतह से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं है, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो क्या ये 5 पॉइंटर समझ में आ गए? 5 पॉइंटर में से कोई एक पॉइंटर भी आपके दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि 5 में कोई 4 तैयार कर ले, नहीं, क्योंकि ये 5 पॉइंटर आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो 5 को जो है एक साथ पूछ ले रहा है या वो 5 से जो है टुकड़े में दो नंबर का सवाल बना दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे। तो थोड़ा सा आलस छोड़ करके तैयार करना शुरू कर लो, ठीक है ना? इतना बड़ा दिमाग आपके पास है, ठीक है? पूरे साल आपने जो है मकारी करी है, पूरे साल आपने जो है चीजों को कल पर टाला है, तो बच्चों एटलीस्ट अभी थोड़ा सा शिद्दत के साथ मन लगा करके याद कर लीजिए, है ना? और अब तो मैं आपको बोल रही हूं कि भाई तो के लिए इतना पढ़ ले यार। चलो आगे बढ़ जाएं। आगे बच्चों बढ़ेंगे। अगला बेटा नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं
आइंस्टीन के इक्वेशन की, बेटा इसमें आइंस्टीन के इक्वेशन नहीं दी हुई है, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है बेटा। आइंस्टीन के इक्वेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन जो बेटा जो समीकरण है बेटा, आइंस्टीन के जो बेटा जो समीकरण है, आइंस्टीन के जो नियम बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये अलग, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहली चीज, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? तो बच्चों हमें पता है, जब किसी पदार्थ पर उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाएगा तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह जो क्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। बच्चों आइंस्टीन जो इक्वेशन है ई मैक्स बराबर बेटा एच न्यू, बेटा ध्यान सुनिएगा बच्चा, जो हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन है बेटा, आइंस्टीन की इक्वेशन के आधार पर हमें क्या पता चलता है? बच्चों आइंस्टीन ने बताया अगर निश्चित आवृत्ति वाले आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाएगा, अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाएगा तो धातु की सतह पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। याद रखना हमने यही बात यहाँ पर पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ा था? उत्सर्जन की दर, यानी कि जितने एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसी को बोलोगे ना उत्सर्जन की दर। तो अगर आप तीव्रता को बढ़ाओगे तो उससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलने की जो संख्या है बढ़ती जाएगी। पर याद रखना किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है बेटा वो तो E बराबर एच न्यू ही रहेगी और ये कांस्टेंट है। राइट बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा इन्होंने सेकंड बात क्या बताई? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित फोटोनों की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर क्या हमने यही नहीं पढ़ा कि अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है? सेम बात ही लिखी हुई है। आ जाओ तीसरा, आपतित फोटोनों की आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। क्या ये बात हमने चौथे पॉइंटर पे नहीं पढ़ी? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम दिए, ये 3 नियम दिए बेटा, सब सेम है। ऐसे याद करोगे तो ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ भूलते चले जाओगे। क्या ये बात क्लियर होगी बेटा? जल्दी बताओ, हैं? बोलो जल्दी बताओ। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, इसको मैं बाद में करवाऊंगी, एक बार थोड़े से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। कंटिन्यूस थोड़े से जो है ज्यादा बड़े बड़े सवाल हो गए, है ना, इतने में तो तुम लोगों का दिमाग हैंग हो गया होगा। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद वापस से हम लोग इन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पहला, यंग के प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या है? तो बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई बेटा, फ्रिंज की जो चौड़ाई है बीटा, हमने मान लिया बच्चों कला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी को अगर हम अल्फा मान ले और अगर पर्दे की दूरी को हम डी मान ले तो बेटा समीकरण क्या होता है? बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा? बीटा बराबर AD बाई अल्फा हो जाएगा, जहां बच्चों ये हमारे पास क्या है बेटा, जो A है वो क्या हम क्या बोल सकते हैं? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई है। राइट, तो बीटा बराबर क्या हो गया? AD अपॉन अल्फा हो गया। राइट बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए अपने पास व्यंजक है बीटा बराबर AD बाई अल्फा। राइट, अगला, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। बेटा ध्यान सुनना, ऊर्जा क्षय बेटा कितने प्रकार के होंगे, बहुत ध्यान सुनना। सबसे बेटा पहला ऊर्जा क्षय होता है फ्लक्स क्षय। सबसे पहला बेटा ऊर्जा क्षय क्या है? फ्लक्स क्षय। दूसरा बेटा ऊर्जा क्षय है जूल ऊष्मन या फिर कॉपर क्षय। सेकेंड टाइप का बेटा ऊष्मा क्षय क्या है? जूल ऊष्मन या फिर कॉपर क्षय। तीसरा लोड क्षय या फिर बेटा कह सकते हैं भंवर धाराओं की वजह से जो क्षय आता है बेटा वो हो गया भंवर क्षय भी कह सकते हो। चौथा, लोड कोर में चुंबकीय पश्चता की वजह से बेटा जो क्षय होता है उसको हम बोल देंगे लोड पश्चता के कारण क्षय। राइट, तो ये हमारे पास कुल क्या है बेटा? 4 प्रकार की ऊर्जा क्षय हैं जो कि ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं। फ्लक्स क्षय, जूल ऊष्मन क्षय, भंवर धाराओं की वजह से क्षय, चुंबकीय पश्चता के कारण क्षय। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा गया है बोर्ड में। कोई भी 2 कारण लिखिए जिन पर तापीय विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो तापीय विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करेगा? बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहला निर्भर करता है ठंडा और गर्म जंक्शन बनाने वाले तारों के पदार्थ पर, यानी कि हम जब बता जो पदार्थ जो हम तार ले रहे हैं उस तार का पदार्थ क्या है? तार का
पदार्थ क्या है, ठंडा और गर्म जंक्शन बनाने वाले तारों के पदार्थ पर। दूसरा, ठंडे और गर्म जंक्शन के तापांतर, यानी दोनों के टेम्परेचर में अंतर कितना है बेटा, ये जो है तापीय विद्युत वाहक बल का बेटा जी क्या है, निर्भरता है। आगे, अमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है, काफी अच्छा सवाल है। अमीटर को वोल्ट मीटर में हम कैसे बदल सकते हैं, तो अगर हम क्या कर दें, अगर गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समानांतर क्रम में एक बेटा किसको बेटा जोड़ दे, शंट को जोड़ दे, यानी कि बहुत ही जो छोटा प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध शंट को बेटा अगर हम जोड़ दे तो हम क्या बना देंगे, अमीटर बना देंगे। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर से शंट को हटाकर कुंडली के श्रेणी क्रम में अगर बड़ा प्रतिरोध जोड़ दे तो बेटा क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब देखो बहुत ही सिंपल है, जो आपके पास एमीटर है, एमीटर में हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध का मान बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही नगण्य प्रतिरोध चाहिए, और वोल्ट मीटर में हमें इसका जस्ट ऑपोजिट चाहिए। वोल्ट मीटर में भी वांट कि भाई जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप क्या लाओ, प्रतिरोध का मान हो, है ना, प्रतिरोध क्या होना चाहिए उसमें, हम लोग अनंत मान के चलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में अगर हम क्या कर देंगे, एक अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ देंगे तो अमीटर बन जाएगा। गैल्वेनोमीटर में शंट को हटा करके एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दोगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। अगर अमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदले पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप कर लोगे, सही है कि नहीं। पहले हम क्या कर लेंगे बेटा, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को समांतर क्रम में जोड़ करके, समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ के शंट को जोड़ दो, अमीटर बन गया। अब गैल्वेनोमीटर से शंट को हटा करके कुंडली के श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध जोड़ दो तो तुम्हारा वो क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। अगला, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का काम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का काम क्या होता है, तो हम बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में बेटा जो द्वितीय प्लेट होती है बच्चा, द्वितीय प्लेट बेटा हम बेटा कैसे क्या बोलते हैं इसको, बेटा हम बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं, बेटा क्या कहते हैं इसको, कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। और ये बेटा जो प्लेट होती है, इस प्लेट पर प्रथम जो हमारी प्लेट है, प्रथम प्लेट के विपरीत बच्चों आवेश क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो रखते हैं आवेश की होती है, और ये करता क्या है बेटा, ये बच्चों जो विपरीत आवेश को प्रेरित कर रहा होता है, और इस प्रकार से बेटा जी चार्जिंग हमारी जो है कंटिन्यू होती रहती है ना। तो आवेश अगर आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो आवेश है वो स्टोर हो, तो ज्यादा से ज्यादा आवेश कब स्टोर होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जो है ये क्या हो जाए, जब हमारे पास जो है मैं कह सकती हूँ ना कि भाई हमने देखा भी था कि भैया जितना ज्यादा बच्चों क्या होगा, विपरीत आवेश का बेटा जो क्या होगा बेटा प्रेरण होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, चार्जेस क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अगर आपको याद हो तो बेटा जी जब हम लोग किसी जो है समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर हम क्या करते हैं, जब हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर कोई बड़ा पदार्थ रखते हैं तब भी सेम चीज ही हो रही होती है। तो सेकंड प्लेट हम याद रखना, सेकंड प्लेट कंडेंसिंग प्लेट होती है। ये करता क्या है बेटा, ये जो है प्रथम प्लेट के पर दिए गए आवेश की विपरीत आवेश क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो बच्चों क्या ये आपको समझ में आ रहा है, देखिए याद करते चलो, समझते हुए चलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और अगर देखो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्वेश्चंस आपको आ भी रहे होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे, पर बेटा ये आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये मान लो आप, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट, ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या होती है, ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास जो ठोस है वो कैसे बना होगा, जो ठोस है वो बहुत सारे एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जब ठोसों का निर्माण होगा तो हम क्या करते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु की तरफ क्या करता है, गमन करता है। तो हर वक्त परमाणुओं के ऊर्जा स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं, ठोसों की ऊर्जा पट्टी का निर्माण करते हैं। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला कि ठोस में बच्चों क्या है, बहुत सारे एक ही तरह के परमाणु होते हैं और उन्हीं से मिलकर तो हमारा ठोस बना होता है। तो जब ठोस का निर्माण होगा तो होता क्या एक्चुअली,
होता ये है, एक परमाणु दूसरे परमाणु की तरफ क्या कर रहे होते हैं, गमन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब ये जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, हर वक्त परमाणुओं के ऊर्जा स्तर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक हैं, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया करके क्या करेंगे बेटा, ऊर्जा पट्टी का निर्माण कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है। किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम किसी जो है त्रिसंयोजी या पंच संयोजी जो है अशुद्धि को मिला देते हैं, पंच संयोजी जो है चालकता की अशुद्धि को मिला देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं अशुद्ध अर्धचालक। वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है, ये तो मैं आपको लॉन्ग में भी करवाऊंगी, बिकॉज लॉन्ग में ही पूछा गया है। तो एन टाइप क्या होगा, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई बेटा क्या करेंगे हम लोग बेटा, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, पहली चीज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही जो है शुद्ध जो है अर्धचालक मौजूद हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें जो है किसी जो है पंच टाइप की पांच संयोजकता वाली अशुद्धि को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा एन टाइप अर्धचालक। और जब हम क्या करेंगे, कोई थ्री टाइप की है ना, कोई जो है तीन संयोजकता वाली त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला देंगे, तब क्या बन जाएगा, तब बनेगा अपने पास पी टाइप। याद रखना, एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पी टाइप में क्या होंगे, पी टाइप में होल की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, होल या कोटर की अधिकता होती है। अर्धचालक में डोपिंग का मतलब क्या होता है, मादन का मतलब क्या होता है। तो किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अगर थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डोपिंग बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, अर्धचालक में हम जो ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इसमें आप त्रिसंयोजी पंच संयोजी आप जो है अशुद्धि मिला ही क्यों रहे हो, इसको हम मिला रहे हैं चालकता बढ़ाने के लिए, पहली चीज। अब जो ये क्रिया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। तो याद रखिएगा, इजी है। आगे बढ़ेंगे, अगला दिष्टकारी क्या है, हमने अभी देख लिया कि अभी हमने 5 नंबर में तैयार किया था। दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एसी को डीसी में बदला जाता है। और बच्चों ये दो प्रकार का होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में हमारे पास क्या होगा, एक ही डायोड होगा, और फुल वेव में क्या होगा, हमारे पास 2 डायोड होंगे। राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अर्धचालक क्या है, इनके गुणों को लिखो। अगेन बार बार बोल रही हूं, इन क्वेश्चंस को तैयार करते चलो। क्या ये नहीं आता है, क्या ये क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, फिर बोल रही हूँ, अगर एक बार आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लोगे ना तो शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो गाइस, अर्धचालक क्या है, ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है। राइट, इनके गुण क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर इनके अंदर क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, हम क्या बोलेंगे, चालकता बढ़ेगी ना भाई। इसी के विपरीत में अगर आपसे कभी बोल दे कि भाई धातु की चालकता क्या होगी, तो धातु की चालकता क्या होती है, धातु की चालकता जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, पर अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। परम शून्य ताप पर क्या होगा, अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर मतलब क्या है, हमें पता है अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स मूव ही तब करते हैं जब क्या होता है, जब इसमें टेम्परेचर दिया जाता है। तो जब अर्धचालक क्या करते हैं बेटा, हम जब अर्धचालक के ऊपर उच्च ताप देते हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तब क्या होता है, तब बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, ये जो है बढ़ जाती है। परम शून्य ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। और हम कह सकते हैं अर्धचालकों के लिए जो चालकता है वो क्या होती है, अशुद्धियां मिलाने पर बढ़ जाती है। अगला ट्रांजिस्टर क्या है, तो
एन और पी प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर जो युक्ति बनती है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, उस युक्ति को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रायोड वॉल्व की भांति व्यवहार करती है। दो प्रकार की होती है, एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर। सिद्ध करें गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। गाइस ये जो है बहुत ही छोटा सा, ठीक है, डेरिवेशन है। आपसे बोल सकता है कि किसी जो है गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक बताएं, तब भी आप सेम चीज करेंगे कि मान लिया हमारे पास एक आर त्रिज्या गोली चालक है जिस पर क्यू आवेश दिया है। अब प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, V बराबर के क्यू बटे आर, यानी कि 1/4 पाई आप नॉट क्यू बाई आर होगा, ठीक है। और C बराबर होता क्या है, C बराबर होता है क्यू बटा V, तो क्यू बटे V का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या हो जाएगा, होगा ये कि यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, आप पाओगे कि जो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C बराबर क्या आ जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान सुनना भाई, मैंने क्या किया, C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q तो एज इट इज रहा, V क्या होता है Q बटा या के क्यू अपॉन आर लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या हो, हम लोग देखेंगे कि Q से Q कट जाएगा तो क्या आ गया, R अपॉन के आ गया, राइट। और बच्चों K का मतलब क्या होता है, K बेटा बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/K का मतलब क्या हो जाएगा, 1/K का मतलब हो जाएगा ओनली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, राइट, है ना। तो यहाँ से C बराबर कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आप देख सकते हो कि जो C है वो क्या है, R के अनुक्रमानुपाती है। जितना जो है ज्यादा रेडियस होगा हम क्या बोलेंगे, उस संधारित्र के लिए जो धारिता का मान है वो इतना ही ज्यादा होगा। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, तो व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण की जो घटना होती है दो कला संबद्ध स्रोत से आने वाले दो अलग अलग तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होती है। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, व्यतिकरण बेटा घटना कब होगी, व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक होता है दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले दो अलग अलग तरंगाग्रों क्या हो जाए, अध्यारोपण हो जाए, तो उससे क्या होगा, व्यतिकरण की घटना होगी। और इस घटना में क्या होगा, जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वो कैसी होती है, समान होती है। उसी के विपरीत विवर्तनीय घटना में क्या है बेटा, विवर्तनीय घटना जो है एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है। और जो विवर्तक फ्रिंजें होती है वो कभी भी एक समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। तो ये है अंतर व्यतिकरण और विवर्तन में। देहली आवृत्ति अभी हमने सीखा था, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो उस पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और इसी आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। डोपिंग या फिर मादन से क्या मतलब है, शुद्ध अर्धचालक में अगर हम अपद्रव्य मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो अगर आपने किसी लॉन्ग आंसर को तैयार कर लिया, यदि आपने किसी लॉन्ग आंसर को रेडी कर लिया है तो आप क्या पाते हो कि उसके बाद लॉन्ग आंसर रेडी करने के बाद 2 से 3 नंबर के जो सवाल हैं उस टॉपिक के वो अपने आप आपसे हो जाएंगे। अभी आपको ये भी आता है, डोपिंग भी आता है, सब आता है, राइट। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूं कि लॉन्ग आंसर पर फोकस ज्यादा करिए। लॉन्ग आंसर जितने ज्यादा अच्छे से तैयार कर लोगे, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो अपने आप ही आप लोगों से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भंवर धाराएं क्या होती हैं और इसके अनुप्रयोग भी लिखना है। तो बच्चों भंवर धाराएं क्या होती हैं, ध्यान सुनिएगा। तो जब हम किसी धातु की चकती को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चकती को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराया जाएगा, घूर्णित कराया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इस चकती में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। बेटा फिर सुनिएगा, हमारे पास कोई भी धातु की चकती है ना। अब हमने धातु की चकती को जब कहाँ पे रखा,
जब धातु की चकती को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा जो कि बदल रहा है, और अपने को पता है कि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, जब भी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में क्या करा जाएगा, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखेंगे तो होगा क्या, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को रखा जाता है तो उसमें क्या होती है, चूंकि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है विद्युत वाहक बल के लिए, जिससे अपने को जो है प्रेरित धारा मिल जाती है। सेम उसी प्रकार से बस यहाँ पर फर्क क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर धातु की चकती है, तो जब हम किसी धातु को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, धातु की चकती को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है, तो इस चकती में क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये धारा कैसी होती है, चक्करदार होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, भंवर धारा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, तो रेलगाड़ियों में जो चुंबकीय ब्रेक होता है उसमें हम भंवर धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुंबकीय अवमंदन ही भंवर धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेरण भट्ठी में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भंवर धारा का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण को परिभाषित करिए। क्या होता है क्रांतिक कोण, अपने को पता है, पहली चीज, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, और अगर हम लोग क्या करें, हम पाएंगे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, सघन से विरल में आने पर विलंब से दूर हटेगा। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, और फिर हम क्या बोलेंगे, वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। राइट, चलो आ जाओ, अब जरा हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, बताओ। तो पहली चीज तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है ना, जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाशीय संयुक्त को बिना तीव्रता में हानि करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर काम करती है। इसके भीतर क्या होगा, केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, और क्रोड क्या होगा, उच्च कोटि का कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। तो क्रोड के चारों ओर क्या होगा, कांच के एक आवरण होता है, और जिसे हम लोग कहते हैं क्लैडिंग, और क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है, और इसे पॉली यूराथन के खोली में डाल दिया जाता है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं ये जो है इसका निर्माण बताया गया है। सिंपल सी बात यह है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारी प्रकाश जो अप्रकाशीय संयुक्त है, अप्रकाशीय जो संदेश है, प्रकाशीय जो है मैं कह सकती हूँ संचार को बिना जो है एक भी जो है लॉस के, है ना, बिना किसी एनर्जी लॉस के क्या करा जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब भेजा जाता है तो हम क्या कहते हैं, है ना, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं कि भाई ये है आपका क्या, यही है आपका ऑप्टिकल फाइबर जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। उत्तेजन विभव, आयनन विभव, अगेन समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों बोल रही हूँ आपको, बार बार ये बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहो, है ना। कंप्लीट बुक को के पीछे भागोगे, पहली चीज आपको लग रहा होगा कंप्लीट बुक पढ़ना वैसे भी आपकी बस की बात नहीं है। अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, ठीक है, अरे मैम बस अब थक गए हैं, अब दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, अरे मैम कैसे याद करेंगे, इतना कैसे याद करेंगे, क्लास कब खत्म करोगे। आप खुद सोचो, पूरी किताब से अगर मैं 50 क्वेश्चन आपको दे रही हूं वो आपसे याद नहीं करे जा रहे हैं, पूरी किताब कैसे याद करोगे यार, याद ही नहीं हो सकती है, किसी के बस की बात नहीं है पूरी किताब में। फिर वही बात, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो कंटिन्यूअस ना
इस चक्कर में जो है ना पड़े हुए हैं कि लाओ ये, अरे ये टॉपिक कहीं ना आ जाए, अरे ये टॉपिक ना आ जाए, अरे ये टॉपिक ना आ जाए। उनको ये मतलब ही नहीं है भाई, आप हर चैप्टर को, एक एक कंसेप्ट को याद नहीं रख सकते हो। कितना रटोगे? रटना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप इस टाइम पर वो याद रखो जो आपको पेपर में पूछा जाना है। दिमाग में बिठा कर रखोगे, लो यही पढ़ लूं, यही पढ़ लूं, तो कुछ नहीं है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है। वहीं पर सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं और उनसे इतनी क्लास में जो है उनको नींद आने लगी होगी, उनको लग रहा होगा अरे बहुत पढ़ लिया है, इतने में ही वो थक गए हैं। भाई इतना नहीं पढ़ा पा रहे हो तुम, सोचो, तुमसे इतना नहीं पढ़ा जा रहा है। और फिर तुम बात करते हो अरे यार मैम हम तो बोर्ड में कैसे नंबर अच्छे ला पाएंगे, हम कैसे टॉप करेंगे, बताओ, है मुश्किल बात है ना भाई। तैयार तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। और याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, ये परम सत्य है, ये आपका बेटा परम सत्य है कि आप बार बार याद करेंगे और बार बार भूलेंगे आप। इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आप बार बार याद करोगे, बार बार भूलोगे। समझ में आया? तो इससे अच्छा है शांति से जो है पढ़ो, जितना पढ़ा रही हो एटलीस्ट उतना ही तैयार कर लो। एटलीस्ट इतना तैयार कर लोगे तो अभी बहुत जो है राहत हो जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं उत्तेजन विभव के बारे में। तो उत्तेजन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम, उत्तेजन विभव को हम लोग क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है। सुनो ध्यान से, ऐसा न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर दे रहा है, ऐसे त्वरक को हम क्या कहते हैं? उत्तेजन विभव कहते हैं। याद रखना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहला, दूसरा, तीसरा उत्तेजन विभव क्या है? तो ये 10.20, 12.09, 12.75 वोल्टेज होता है। एग्जाम्पल तौर पे याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु का पहला त्वरक विभव क्या होगा? 10.20 वोल्ट, दूसरा 12.09 और तीसरा 12.75। आयनन विभव क्या होगा? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराकर उसे क्या कर देगा? आयनित कर देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं न्यूनतम त्वरक विभव। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये कितना हो जाएगा? 13.6 वोल्ट और पारे के लिए कितना हो जाएगा? 10.4 वोल्टेज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया? आपका आयनन विभव हो गया, जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? टकराकर उसे क्या कर दे? आयनित कर सके। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे न्यूनतम त्वरक विभव को हम आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। विविक्त ऊर्जा स्तर, ऐसे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं सुनिश्चित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? काफी अच्छा सवाल है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ध्यान सुनना। तो जब हम क्या करेंगे? किसी कुंडली में प्रवाहित, जब हम किसी कुंडली में क्या करेंगे? प्रवाहित धारा को बदलेंगे। तो प्रवाहित धारा की प्रबलता को बदलने से क्या होता है? उसके भीतर का खुद का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, हम कह सकते हैं। और जो उसकी चुंबकीय रेखाएं हैं वो स्वयं को क्या कर रही होती हैं? काट रही होती हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसके अंदर एक अतिरिक्त विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं स्वप्रेरण। यानी कि किसी जो है हम कह सकते हैं कुंडली में अपनी ही धारा की वजह से क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण, राइट। बच्चों जैसे कि मान लो, मैं आपसे बोलूं, मान लो हमारे पास क्या था? एक कुंडली है, ठीक है, और हमने इसमें क्या किया बेटा? एक हमने जो है धारा हम प्रवाहित करने वाले हैं। अब जब तुम धारा को प्रवाहित, मान लो भी जो जीरो है, करंट मान लो जीरो है। अब जब करंट जीरो होगी और तुम जैसे ही इसको स्विच ऑन करके करंट प्रवाहित करोगे तो एकदम से तो हायर जाएगी नहीं, धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जो है इसके अंदर क्या बोलते हैं? धारा बढ़ेगी। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है।
तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बच्चों जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो स्वयं को ही काट रही हैं। क्या कर रही हैं, स्वयं को ही काट रही है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक मूल धारा की विपरीत धारा उत्पन्न हो जाती है। सॉरी, और इसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। राइट, लिख सकते हो अच्छे से, ऐसे एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छा सवाल। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बना करके इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित करिए, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तैयार कर लो, जरूर पूछा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पर पीछे पड़े हुए हैं 4 नंबर 5 नंबर में आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए। पहली चीज तो 4 नंबर 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स को तैयार कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर न्यूमेरिकल में, तो ऑब्वियस सी बात है, जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हो तब आपको पता है एग्जामिनर क्या कर रहा है, सिर्फ उसे उसकी शीट, उसके हाथ में एक आंसर शीट है जो उसको दी गई है, वो उससे केवल मैच कर रहा। अगर आंसर आपका सही निकला, उससे मैच कर गया, वो नंबर फुल दे देगा, नहीं सही निकला तो नंबर काट देगा। उसी के विपरीत अगर आपने कोई थ्योरी क्वेश्चन किया हुआ है, तो थ्योरी क्वेश्चन को जब आप लिखते हो तो एग्जामिनर के दिमाग में एक ये बात रहती है कि इसको नंबर तो देने ही देने। अगर आपने थोड़ा भी ठीक ठाक आंसर लिखा हुआ है तो 5 में 2.5 नंबर तो आपके पक्के हैं ही हैं। बहुत अच्छे से लिखा है तो 5 में 5 नंबर भी मिल जाएंगे। तो यानी कि आपको मैं ये बोल रही हूँ, एक सलाह दे रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसी केस में अटेम्प्ट करिए जब आपको न्यूमेरिकल्स आते हो। दूसरी चीज, मैं लॉन्ग आंसर के न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ। लॉन्ग आंसर के न्यूमेरिकल्स अगर आप तैयार कर भी लोगे, आपने 150 क्वेश्चन कर भी लिए, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में आने वाला न्यूमेरिकल आप तुरंत उसी मोमेंट पे सॉल्व कर लोगे। कई बार ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होते हैं और हम उतना अंडर प्रेशर में होते हैं कि हम खुद पे ही डाउट कर रहे होते हैं। कई बार थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो जाती है। तो आप उन न्यूमेरिकल्स को तैयार करो जो हमारे किस में आ रहे हैं, नॉन ऑप्शनल आ रहे हैं। लॉन्ग आंसर में हमेशा आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप इसलिए थ्योरी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिए। थ्योरी क्वेश्चन में आप आराम से कुछ तो लिख के आओगे। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्या ये आएगा, 101% आएगा। आपको तैयार करना ही करना है। अगर आप नहीं तैयार कर रहे हो तो अपने रिस्क पे आप मत तैयार करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जरूर जरूर पूछा जाने वाला सवाल है और हर बार ही आता है। राइट, तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसका किरण आरेख बनाइए, आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। राइट, और आपसे पूछा जाएगा भाई जो है अपने को बताना है। चलिए चलिए तो आगे बात करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है। पहली चीज, 2 लेंस हैं, दोनों ही लेंसों की प्रकृति क्या है, उत्तल है। एक है विदृश्यक लेंस और दूसरा है नेत्रिका लेंस। राइट, इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े ग्रहों को देखने के लिए। ठीक, खगोलीय नाम से स्पष्ट है। तो दूर स्थित जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, है ना, उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खगोलीय दूरदर्शी का। इसकी बनावट देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 उत्तल लेंस होंगे। ठीक है बेटा, क्या होंगे, 2 उत्तल लेंस होंगे। जिसे हम कहते हैं अविदृश्यक लेंस अथवा जो है अविदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। अविदृश्यक लेंस क्या होगा, अविदृश्यक लेंस जो है वस्तु की ओर रखा होता है, नेत्रिका लेंस नेत्र के पास रखा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो अविदृश्यक लेंस है उसका द्वारक और फोकस दूरी क्या होता है, ज्यादा होता है। अभिनेत्रक फोकस दूरी, अभिनेत्रक का द्वारक और जो
इसकी फोकस दूरी वो कम होती है। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो अभिदृश्यक लेंस है इसका द्वारक क्या होता है, इसका द्वारक और फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के कंपैरिजन में क्या होती है, बड़ा होता है, राइट। अभिदृश्यक लेंस वस्तु की ओर होता है, नेत्र का लेंस जो है नेत्र की ओर होता है। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी जो है कार्य के बारे में, बट कार्य को बेटा जो है बाद में करेंगे, पहले इसकी बनावट देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या, एक धातु की बेलनाकार नली लगी होती है, जिसमें बच्चों क्या होगा, जिसमें जो है दोनों ही बेटा जिसमें क्या होगा, जो हमारे दोनों ही जो कह सकते हैं लेंस हैं वो एक दूसरे के पास रखे होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे धातु के हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार नली है, जिसके एक सिरे पर क्या होगा, बड़ी फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस लगा होगा, और नली के दूसरे सिरे पर क्या होगा, छोटी नली लगी रहेगी, और जिसमें क्या लगा रहेगा बेटा, जिसमें जो है नेत्र का लेंस लगा होगा, राइट। अब बच्चों ध्यान सुनना, दंतु दंड चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को बड़ी नली के भीतर खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों क्या है इसके अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर एक व्यवस्था होती है ना, जिससे हम क्या आपको अगर नहीं याद रहता है ये वर्ड तो आप नॉर्मल भाषा में लिख सकते हो, साधारण भाषा में लिख सकते हो कि बेटा क्या होगा, इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था लगी रहती है कि दोनों लेंसों को नली के द्वारा खिसका करके क्या करा जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है, और आगे पीछे करके दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। क्या यह बात क्लियर हो गई? वापस से सुनना, हमारे पास जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें दो लेंस लगे हुए हैं। बड़ा जो लेंस है, बड़े द्वारक बड़ी फोकस दूरी का है, जिसे वस्तु के पास रखा जाता है, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। छोटा उत्तल लेंस जिसकी जो है फोकस दूरी छोटी है, द्वारक छोटा है, उसे हम बोल रहे हैं नेत्रिका लेंस, जो कि नेत्र के पास रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसकी संरचना कैसी होगी, धातु की एक बेलनाकार नली होगी, जिसके एक सिरे पर हमारा अभिदृश्यक लेंस रखा होगा, ठीक है। और बच्चों जो उसी के पास क्या होगा, एक छोटी नली होगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग दंतु दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा जो है क्या करते हैं, उसमें लगा रहता है नेत्रिका लेंस, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ी नली के अंदर, बड़ी नली में छोटी नली को क्या कर सकते हैं बेटा, कि बड़ी नली के भीतर छोटी नली को खिसका करके क्या कर सकते हैं बेटा, बीच की दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, राइट। तो बच्चों अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो जब दूर स्थित वस्तु होगी बेटा, जब दूर स्थित वस्तु होगी तो आप लोगों को पता है दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो जब दूर स्थित वस्तु से निकलने वाली समांतर किरणें किस पर पड़ेंगी, हमारे अभिदृश्यक लेंस पर पड़ेंगी। तो ये क्या करेगा, तो जो ये अभिदृश्यक लेंस है ये क्या करेगा, तो जो ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है ये क्या करेगा, अभिदृश्यक लेंस जो है अपवर्तन करके क्या करेगा, फोकस तल पर, है ना, फोकस तल पर क्या करेगा, अनंत चैनल प्रकाश किरणें प्रतिबिंब का बनता है फोकस पर, फोकस तल पर क्या कर देगा, वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार से जो है इसको जो है एडजस्ट करेंगे कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये नेत्रिका के फोकस पर जाकर पड़े, और इस प्रकार से जो नेत्रिका है, नेत्रिका के लिए क्या कर रहा होगा, एज अ वस्तु कार्य कर रहा होगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस है या फिर जो कह सकते हो नेत्रिका लेंस है, ये क्या करेगा, नेत्रिका लेंस उस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बेटा जी ए डबल डैश, है ना, नेत्रिका लेंस क्या करेगा, इस वस्तु का जो बेटा ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब है ये इसके लिए वस्तु कार्य कर रही होगी, और इसका बड़ा बेटा क्या कर देगा, प्रतिबिंब बना देगा ए डबल डैश बी डबल डैश। क्या समझ में आया बच्चों? हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बेटा जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस से क्या हो रहा है, अभिदृश्यक लेंस जो है वो जो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें हैं, उसको क्या कर रहा है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर फोकसित कर रहा है, तो ये फोकसित कर दे रहा है फोकस पर, ठीक है, बना रहा है फोकस पर। हम कोशिश करते हैं, हम लेंसों को इस प्रकार से खिसकाते हैं कि क्या हो जाए, जो ये प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बने, ये नेत्रिका के जो है फोकस पर बन रखे, और जो ये अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। और अभिनेत्र लेंस इसी जो है जो हमारा बेटा जो प्रतिबिंब है, जो अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब बनाया है, उसी प्रतिबिंब का बेटा बड़ा प्रतिबिंब बना देगा ए डबल डैश बी डबल डैश, राइट। चलिए अब बच्चों
अंतिम प्रतिबिंब के लिए बेटा जी अपने पास क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब के लिए जो u बराबर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का ui, v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, यानी कि स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो कि यहाँ पर मेरे को प्रतिबिंब बनाना है, फोकस दूरी प्लस का एफ हो जाएगा, उत्तल लेंस तो पॉजिटिव होगा। क्या करेंगे, अभिनेत्र लेंस के लिए पतले लेंस के लिए सूत्र लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर बेटा सूत्र लगाने से क्या बन जाएगा, बेटा सूत्र को बेटा हमने लगाने से क्या मिल गया, 1/ui बराबर 1/fe प्लस 1/d मिल गया। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, m बराबर माइनस का f/ui हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम बच्चों सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, ui की बेटा जगह वैल्यू पुट कर देंगे और इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा m बराबर माइनस का f/fe 1 प्लस fe/d। बहुत ही आसान था, जितने स्टेप्स बताए हैं उतने मोर देन सफिशिएंट है। हमें क्या बोल रहा था कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, तो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है, अब अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होगा तो यहाँ पर वस्तु क्या को हम लोग क्या लेंगे, u बराबर माइनस का ui, ऑब्वियस सी बात है। अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु हम लोग रख रहे हैं, अभिनेत्र लेंस के लिए आप देख रहे हो। ठीक है, अभिनेत्र लेंस ही अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है, तो यहाँ पर वस्तु क्या हो गई, u बराबर माइनस का ui, e इज डिनोटिंग अभिनेत्र लेंस की वस्तु है ना, e रिप्रेजेंट कर रहा है I को। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं। v बराबर क्या हो गया, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, जो कि ऑब्वियसली लेंस के सामने बन रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों, जो कि लेंस के सामने बन रहा है, इट मीन्स कि ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकस दूरी f बराबर एफ हो गया, लेंस सूत्र लगाया, तो लेंस सूत्र लगाने पर हमारे पास आ गया 1/ui बराबर 1/fe प्लस 1/d। जब बस इतना ध्यान रखना है, आवर्धन m बराबर होता है माइनस का f/ui, आपने क्या किया, माइनस का f 1/ui आ गया, 1/ui की जगह हमने उठा करके 1/fe प्लस 1/d लिख दिया। सिंपल साधारण हमारे पास क्या आ गया, m बराबर माइनस का f/fe 1 प्लस fe/d। और बच्चों यही हमारे पास क्या है, अभीष्ट जो है समीकरण है। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान था, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, फिर बोल रही हूँ, हर एक जो है टीचर का जो डेरिवेशन का मेथड होगा अलग होगा। अगर आप 5 प्रकार की किताबें उठाएंगे, 5 प्रकार की किताबों में आपको मेथड 5 प्रकार का मिलेगा। आप जब अनसॉल्व्ड उठाओगे, आप क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, उसमें आपको मेथड अलग मिलेगा। बार बार मेथड चेंज करोगे, बार बार अगर आप डेरिवेशन का तरीका चेंज करोगे, आप क्या करोगे बेटा, भूल जाओगे, आपको कोई याद रहेगा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो है एग्जाम तक डेरिवेशन को याद रखें, तो किसी एक मेथड को अपने दिमाग में बसाओ, किसी एक मेथड को आप याद रखो, राइट, किसी एक मेथड को ही बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार मेथड चेंज करने से बेटा जी आपका भला नहीं होगा। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन आसान लग रहा है, अरे तो मैम ने 4 लाइन में करवा दिया, तो यही तैयार करो ना भाई, यही तैयार करो। ठीक है, एग्जामिनर मार्क्स उतने ही देगा, एग्जामिनर मार्क्स उतने ही देने वाला है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है। अगेन 5 नंबर का सवाल है, ट्रांसफॉर्मर क्या है ना, ट्रांसफॉर्मर की संरचना बताइए, ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि लिखिए। बेटा पूरा 5 नंबर का सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, और जितने बच्चों के प्री बोर्ड हो भी चुके हैं उनको पता होगा कि उनके स्कूल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा की विभवांतर को बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती जो धारा है, जो हमारी एसी करंट है, उसको हमारे घरों तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को चेंज करते हैं, और वोल्टेज को बढ़ा या घटा करके ही क्या होता है बेटा, करंट हमारे घर तक आ पाती है। तो इसको ये वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, ट्रांसफॉर्मर एसी के वोल्टेज को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास बिजली घर होते हैं जहाँ पे हमारी करंट बन रही होती है, तो वो जो करंट होती है ना, वो करंट जो है मैं कह सकती हूँ वह करंट जो है संचरण के लिए सही नहीं होती। तो हम करते क्या है बेटा, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम बेटा उस वोल्टेज को, हम उस करंट की वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, उस करंट के वोल्टेज को बढ़ा देंगे सो दैट क्या हो, ऊर्जा की बर्बादी कम हो।
तो यानी कि हमारे पास क्या हो गए, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, एक होते हैं उच्चाई और एक होते हैं अपचाई। तो हमारे पास दो प्रकार के ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बात करूंगी अभी, भले उसके बारे में पहले उसके देख लो। ट्रांसफार्मर की संरचना देखो, तो ट्रांसफार्मर कैसे मिलकर बना हुआ है, तो ट्रांसफार्मर के मुश्किल बेटा कितने भाग हैं, तो आप कहोगे कि ट्रांसफार्मर के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, है ना। कौन कौन से भाग हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला है कोर। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक लेमिनेटेड आयरन होती है और ये क्या करता है, चुंबकीय प्रवाह के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। भंवर धाराओं की वजह से ऊर्जा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टील की परतों का कोर बनाते हैं। तो कोर क्या है, एक लेमिनेटेड आयरन कोर है ना, जो चुंबकीय प्रवाह के लिए एक मार्ग के रूप में काम करता है, एक रास्ते के रूप में काम करता है। पहला किसमें क्या होगा, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली क्या करती है, जिसे हम लोग इनपुट जो है कुंडली भी कहते हैं, है ना। और इसमें होता क्या है, ये किससे जुड़ी होगी, ये इनपुट वोल्टेज से जुड़ी होती है। तो जब प्राथमिक कुंडली से हम एसी को प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करती है, तो ये कोर में एक चुंबकीय क्षेत्र को बना देती है। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, हमारे पास कोर है। कोर क्या है, एक जो है अलग अलग, मैं कह सकती हूँ स्टील की परतों का बना हुआ एक कोर है। ठीक है ना, लेमिनेटेड आयरन कोर है जो चुंबकीय प्रवाह के लिए एक मार्ग का काम करेगा। इसमें हमने लगाया हुआ है सबसे पहले प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली को हम क्या कह रहे हैं, इस प्राथमिक कुंडली को हम इनपुट कुंडली कह रहे हैं। और ये इनपुट कुंडली कर क्या रही है, ये इनपुट कुंडली जो है इनपुट स्रोत से जुड़ी होगी। ठीक है, तो जब प्राथमिक कुंडली में हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी कॉइल, है ना। सेकेंडरी कॉइल क्या करेगा, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट कुंडली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल के समान कोर के चारों ओर लपेटी जाती है। और बेटा जी इसमें क्या होगा, अलग अलग टर्न होते हैं, है ना। और बच्चों ये बेटा जी क्या करती है, बेटा ये जो है जुड़ी होती है लोड या डिवाइस बेटा जुड़ी होती है, जिसमें क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से बेटा जी क्या हो जाएगा, इसका बेटा जो है हम कह सकते हैं एक ढांचा है। तो ये है अलग अलग परतों वाली जो है लैमिनेटेड कोर है। ठीक है ना। और ये हमारी प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये करता क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता क्या है ना, एसी सिग्नल के वोल्टेज को बढ़ा देता है, सो दैट कि संचरण के लिए क्या कर ले, संचरण के लिए उपयुक्त हो जाए, ताकि ऊर्जा नष्ट कम हो। स्टेप डाउन क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है और हमारा जो घरों में आने वाला वोल्टेज है उसमें ले आएगा। ठीक है, सो दैट कि हम अपने घर में इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो यानी कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली घर के बाहर, जो क्या कर रहा है, जो आपने बिजली को उत्पादन किया है उस बिजली को क्या कर दे रहा है, उस बिजली के वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दे रहा है। और जो सेकेंड ट्रांसफार्मर है जो हमारी गली के बाहर लगा होता है वो है स्टेप डाउन। अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमारी गली के मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा है, वो है स्टेप डाउन। वो क्या कर रहा है, वो एसी के वोल्टेज को कम कर दे रहा है और वही जो कम वोल्टेज वाली जो करंट है 220-240 वोल्ट जो करंट है वो हमारे घरों तक आ रही है। राइट, मस्त बेटा तैयार करने वाला क्वेश्चन है, मतलब मस्त 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 तैयार करने वाला सवाल है ना, मतलब इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। राइट, और आपने देखा भी है कि आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही है। और इसलिए मैंने आपको बार बार ये बोला, जब क्लास की शुरुआत हुई थी मैंने तब भी आपको यही बोला था कि आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं इनको मतलब मस्त 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 लर्न क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको सुनना ज़रूर है, एक बार इनको जो है पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बातें करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आप लोगों को, पेपर हो जाएंगे ना, आराम से बातें करना, खूब जी भर के बातें करना। और एक्चुअली बताऊँ ना, उस टाइम पर तुम्हारे पास बातें ही ख़त्म हो जाएंगी, समझ में आया, तब तुम लोग बात नहीं करोगे। तो अभी जो है बातें करने का सही टाइम नहीं है, है ना।
दिन उंगलियों पे गिन के भी नहीं बचे हुए हैं, है ना। अब तो उंगलियां ज्यादा पड़ जा रही हैं, दिन कम है, ठीक है ना। और आपके पास जो है लगातार कंटिन्यूअस समय बहुत ही कम है। स्कूल वाले अलग प्री बोर्ड के लिए जो है बोल रहे हैं, प्री बोर्ड देने जाना है, अलग अलग दिन प्रैक्टिकल देने जाना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, और उसके बीच में ही आपको साथ में ही जो है आपको जो है बोर्ड की तैयारी करनी है ना। फिर वही चीज़ बोलूँगी, हमारे पेपर के बीच में गैप भी इतना नहीं है कि आप गैप के सहारे बैठे हो। तो एटलीस्ट जो है आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ कि अगर इतना कुछ है, अगर इतना ज़्यादा क्रूशल टाइम है तो उसको वेस्ट मत करिए, राइट, पढ़ने में लगाइए। चलिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फैराडे के 2 नियम है ना बेटा बच्चों, क्या है, 2 नियम है। जब हम क्या करते हैं, जब किसी कुंडली से या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत वाहक बल जो है यही किसके लिए होगा, यही जो है विद्युत वाहक बल की वजह से हमारी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो जब तक क्या होगा, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक ही क्या होगा, जब तक क्या होगा, हम बोलेंगे जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा उतनी देर तक ही क्या रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, हमारे पास फैराडे के 2 नियम हैं। सबसे पहला नियम, जब किसी कुंडली या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, परिवर्तन करने से हम देखते हैं उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत वाहक बल केवल तब तक के लिए ही रहता है जब तक के लिए क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। सेकेंड लॉ क्या है बेटा, सेकेंड लॉ जो है कि हम कह सकते हैं कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक जो है वैल्यू के समानुपाती होता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, राइट। तो हम कह सकते हैं जो विद्युत वाहक बल है वो हम क्या कहेंगे, परिपथ से बद्ध जो है फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होगा, ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। तीसरा नियम में कोई सा नियम नहीं है ना, बस 2 ही नियम होते हैं, बस एज इट इज के जो है जानकारी के लिए दिया हुआ है कि कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से क्या होगा, धारा प्रेरित हो जाती है। तो इसमें ये कोई तीसरा लॉ अलग से नहीं है, ये उसी के साथ ही लिया हुआ है कि भाई अगर आप क्या करोगे, जितना ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, धारा जो है प्रेरित हो जाएगी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट 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 लर्न क्वेश्चन है, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना, इनमें अंतर, है ना। तो यहाँ पर आपके पूरे 6 अंतर दिए गए हैं, आप कोई भी 4 अंतर तैयार कर लो जो आपको आसान लगते हैं, ठीक है। अणुचुंबकीय पदार्थ हम क्या बोलेंगे, ये वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, कम शक्तिशाली चुंबक भी रहेगा ना तब भी आकर्षित हो जाएंगे। यानी कि अणुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो हम कहेंगे अगर कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक है ना तो शक्तिशाली चुंबक से हम क्या कहेंगे, हल्का सा आकर्षित होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, प्रतिकर्षण का गुण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ बहुत ही कम शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र रहेगा ना तब भी आकर्षित हो जाएंगे, राइट। ये चुंबक के फेवरेट होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान सुनना, तो अणुचुंबकीय पदार्थ और बेटा जो आपको ध्यान सुनना, अणुचुंबकीय पदार्थ हल्का सा आकर्षित हो रहे हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ ये बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आप मान लो अणुचुंबकीय पदार्थ है आपका एवरेज स्टूडेंट, लौह चुंबकीय पदार्थ है टॉपर स्टूडेंट, और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये है बैक बेंचर। तो जो बीच वाले होते हैं ना, बीच वाले और टॉपर, जो एवरेज जैसे मान लो 80% और 90% वालों में क्या होगा,
ऑलमोस्ट सिमिलरिटी होगी, बस थोड़ा सा ही अंतर होगा, है ना, बस होगी सेम चीजें, बस जो हमारे टॉपर है उनमें ज्यादा होगी। अगर एवरेज वाला 4 घंटे पढ़ रहा होगा तो टॉपर वाला 6 घंटे पढ़ रहा होगा। एवरेज वाले ने अगर पेपर की पहले एक बार रिवीजन किया होगा तो टॉपर्स कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके होंगे, है ना। हो सकता है एवरेज वाला जो बच्चा है उसके पास जो है मान लो कि एक प्रकार के नोट्स हो, टॉपर के पास 2 to 3 टाइप्स के जो है नोट्स होंगे। जो हमारा एवरेज स्टूडेंट है 80% वाला, वो जो है 2 से 3 मॉडल पेपर सॉल्व करता है, और जो हमारा टॉपर स्टूडेंट है वो कम से कम जो है 15 से 20 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुका होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा अंतर है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपको अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में दिखेगा। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखते हैं, लटकाते हैं, तो ये क्या होता है, इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। सुना ध्यान से, जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो उसमें क्या होता है, लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। सेम क्या होगा, सेम इनके साथ भी यही होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ के साथ भी। तो जब हम किसी भी जो है चुंबक के ध्रुवों के मध्य इनको लटकाएंगे, इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। अब ये क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर ये दोनों समांतर हो रहे तो ये लंबवत होंगे, है ना। अगर वो पढ़ रहे होंगे तो ये खेल रहा होगा। तो लिखेंगे इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। आगे आ जाओ बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, कम तीव्रता वाले क्षेत्र से ज्यादा तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। बेटा जी ये भी सेम अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति होते हैं, कम जो है तीव्रता वाले, बेटा जो कह सकते हैं क्षेत्र से जो है अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहे होते हैं। ये का जस्ट ऑपोजिट, अधिक तीव्रता वाले से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएंगे। बेटा ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई। बेटा अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक जो चुंबकशीलता होती है उसका मान 1 से ज्यादा होता है। बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा, इसका मान 1 से कम हो जाएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होगा, 1 से बहुत ज्यादा। बच्चों 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता बच्चों, 1 से थोड़ा ज्यादा होगा। और इनका क्या बेटा मान होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी कि ये ग्रेटर देन 1 होंगे, ये लेस देन 1 होंगे, और ये तो बहुत ही ग्रेटर, बहुत ज्यादा होगा। इन पदार्थों से हम क्या कर सकते हैं, स्थायी चुंबक बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ऑब्वियसली नहीं बना सकते। बेटा जी प्रतिचुंबकीय पदार्थ इससे बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है किंतु कम होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होगी पर बहुत ज्यादा होगी, और इनकी तो ऋणात्मक ही होगी। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, लोहा, इस्पात, निकिल, याद कर लो, लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट। पूछा गया है पेपर में, निकिल कैसा है, निकिल किस तरह का पदार्थ है ना, किस प्रकार की, निकिल की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो वहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ लिख के मत आना, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा और वायु ये कैसे हैं, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। लेंज का नियम सबको पता है कि हम कह सकते हैं बहुत बार करवाया हुआ सवाल है। परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा स्वयं क्या करती है, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे यह खुद उत्पन्न हुई होती है, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषण किस प्रकार से करता है, अगेन बहुत बार कराया हुआ सवाल है कि हम कह सकते हैं, हमने देखा हुआ है कि भैया जी जब आप क्या करोगे, जब आप जो है किसी गतिशील चुंबक को कुंडली के पास लेकर के जाओगे, उसमें धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा की दिशा है वो इस प्रकार से होगी कि वह क्या करेगी, वह उस चुंबक को बेटा जो है दूर भगाने की कोशिश करेगी। यानी कि आपको चुंबक को पास ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है। सेम जब आप चुंबक को दूर लेकर के जा रहे हो तो हमारे पास धारा की दिशा इस प्रकार हो जा रही है कि वो क्या कर रही है, वो जो है उसको आकर्षित कर, यानी कि वो धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है जिससे वह उत्पन्न ही हुई है, राइट, उस कारक का ही विरोध कर रही है। तो हमें चुंबक को पास और दूर ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है, और यही कार्य
प्रेरणादायक रूप में हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो गाइज और बच्चों विवर्तन तरंगों के बेटा विवर्तन तैयार कर लेना, ठीक है। एन टाइप, पी टाइप अर्धचालक पढ़ ही लिया है हम लोगों ने। बेटा गाउस का प्रमेय याद कर लेना, ठीक है, ओके। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये भी हमने देख लिया है, राइट। बच्चों एक और आखिरी सवाल देख लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गाउस का नियम लिखें, इसके अनुप्रयोग से पतले सीधे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार की वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना, ठीक है, ओके। गाउस का नियम क्या कहता है? तो गाउस का नियम कहता है कि किसी भी जो है चुंबकीय, किसी भी जो है गाउसियन पृष्ठ के भीतर उत्पन्न जो फ्लक्स है ना, जो कुल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? उसके भीतर मौजूद सभी जो है आवेशों के जो है योग, बीजगणितीय योग का क्या होगा? 1/ε0 गुना होता है। बेटा ये डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है, ओके। तो बच्चों गाउस के नियम के अनुप्रयोग आपको आराम से करके आने हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, है ना, ओके। और बच्चों बाकी तो ऐसा कुछ बचा है नहीं, ठीक है। बाकी बच्चों जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन अर्ध तरंग पूर्ण तरंग जरूर करके आना, ठीक है। तो बाकी बच्चों आपके पास जो है अगर मैं बोलूं कि क्या क्या बचा हुआ है ना, तो बेटा जो डेरिवेशन मैंने करवाए हुए हैं एक आध दो बेटा, ठीक है, जो अभी एक आध दो डेरिवेशन रह गए वो भी कर लेना, ठीक है, ओके। बाकी बच्चों अगेन फिर वही बात है, एक सेकेंड रुकना। फिर बच्चों सेम बात कि थोड़ा सा जो है क्या करना है आपको जो थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी क्लासेस लग रही हैं उन सारी क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको केवल देखो नहीं, है ना। आपको अगर कोई पूरा पेपर दे भी देगा तब भी आप टॉप करोगे या नहीं करोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेपर मिलने से जो है टॉप नहीं करते हैं। जब पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, उनको पढ़ने से आदमी टॉप करता है। तो सेम आपके पास भी चॉइस है पूरी कि आपको टॉप करना है या फिर ऐਵੇਂ ही रहना है, ठीक है। तो अगेन बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि बच्चों पढ़ाई करो, लर्न करो, लिख कर देखो। अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में लिखने के भरोसे रहोगे, हम तो जाके एग्जाम में ही पहली बार कलम पकड़ेंगे, वहाँ पे कलम चलेगी भी नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस 3 घंटे दिमाग चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो, ठीक है। पूरे साल का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों पर बच्चों जो है मैं कह सकती हूँ ना कि उसी पर ही बेटा जो है उसी के भरोसे है। तो कृपया करके उस 3 घंटे के लिए जो है ना पहले से तैयारी करके जाओ, ठीक है, डन। चलो सो गाइज आई होप कि आपने आज की क्लास को अच्छे से तैयार करा होगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा अगली क्लास में आपको और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन सी क्लासेस आप चाहते हो, है ना। तो गाइज तब तक ले बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद करने के बाद ही जो है पेपर देने जाओगे। तो बाय बच्चों, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।